हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर चल रहा है, तो आज हम इस चैप्टर में कपलिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। सो कपलिंग कांस्टेंट होता क्या चीज़ है? जनरली जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास डबलेट आई है, ट्रिपलेट हुआ, क्वार्टेट हुआ। डबलेट किस वजह से आती है? मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे CH3, इसके साथ में अगर जो CH होगा तो CH3 का डबलेट आता है। तो ट्रिपलेट किस वजह से आती है? CH3, CH2 और इस CH3 के साथ में नेबरिंग में अगर जो हमारे पास दो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 होंगे, तो N+1, 2+1, 3 के लिए हमने ट्रिपलेट की बात की, तो ये ट्रिपलेट आई। सो हाउ ट्रिपलेट, डबलेट या वट एवर जो भी हमारे पास स्प्लिन स्प्लिटिंग हुई, दैट इज रिलेटेड टू द कपलिंग कांस्टेंट। ये कैसे कपलिंग कांस्टेंट से रिलेट करते हैं? तो सो हम एक छोटी सी बात करते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पीक्स इज नोन एज कपलिंग कांस्टेंट। डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पीक इज नोन एज कपलिंग कांस्टेंट। Distance between adjacent peak is known as coupling constant। अब हम ट्रिपलेट के केस में कहते हैं कि either the distance between these two peak या we can say distance between these two peaks is, दोनों ही हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट होंगे। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पीक्स, जो साइड वाली दीज टू पीक्स हैं, ये भी हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट कहलाता है। सो ओवरऑल हमने एक आइडिया निकाला कि ये सपोज मैंने क्वार्टेट लिखा है, तो वट एवर जो पीक का डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द कपलिंग कांस्टेंट। आइदर वो ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, या इन दो का होगा, या इस दो का होगा। तो डिफरेंट हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट आएगा, डिपेंड अपॉन कि उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। तो हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट की एक डेफिनेशन निकल के आती है, डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पीक इज नोन एज कपलिंग कांस्टेंट। और जनरली कपलिंग कांस्टेंट हम इसको J से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू, इसको हम लिखते हैं हर्ट्ज, HZ में हम काउंट करते हैं इसको हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज में इसको हम लिखते हैं। J हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट हुआ, हर्ट्ज में इसकी वैल्यू हमने लिखी है। सो हम मैग्नीट्यूड ऑफ कपलिंग कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास अलग अलग फैक्टर हैं या अलग अलग पॉइंट हम बोल सकते हैं जिसके ऊपर ये कपलिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है, या फिर हम कहते हैं कि कपलिंग कांस्टेंट को हम डिफाइन करने के लिए किन अलग अलग पॉइंट का जिक्र कर सकते हैं। कपलिंग कांस्टेंट बिटवीन विसिनल प्रोटॉन। सो विसिनल प्रोटॉन क्या हुआ कि एक कार्बन, इसके साथ कोई दूसरा कार्बन हुआ, यहां पर जो प्रोटॉन हुए, एक ये वाला प्रोटॉन और एक ये वाला प्रोटॉन। सो दीज टू आर इन विसिनल पोजीशन। तो ये पोजीशन हमारे पास हुई विसिनल, मतलब दो कार्बन होंगे, उन कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होंगे दैट आर इन विसिनल पोजीशन। तो ये विसिनल प्रोटॉन हुए। तो विसिनल प्रोटॉन हमारे पास दो अलग अलग केस में आते हैं। या तो देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हुआ, जिसमें कार्बन कार्बन रोटेशन होगी, रोटेशन थ्रू द सिंगल बॉन्ड, और दूसरा होता है जब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कब होगी? जब हमारा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ठीक है। सो आइदर ये सिस फॉर्म में हो सकता है या फिर ये ट्रांस फॉर्म में हो सकता है। दूसरे ग्रुप का मैंने जिक्र नहीं, या ट्रांस में होगा या फिर सिस फॉर्म में हो सकता है, या फिर ये हमारे पास कंफर्मेशन होगी रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सो जो एडजेसेंट प्रोटॉन होंगे दैट इज इन विसिनल पोजीशन। सो हम इनका कपलिंग कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। सो
पहले हम बात करते हैं सिस और ट्रांस की। सिस के केस में जब ये दोनों सेम साइड में होंगे तब इनके बीच में जो कपलिंग कांस्टेंट निकल के आता है दैट इज कम्स आउट, जब ये सिस में होंगे तो इनके बीच का जो कपलिंग कांस्टेंट होगा दैट इज कम्स आउट 4 to 10 हर्ट्ज। जब ट्रांस में होगा, ट्रांस के केस में ये मैक्सिमम रहता है बिकॉज ऑफ इट्स डाइहाइड्रल एंगल, कि ये हमारे पास होता है 10 या 11 से हम काउंट कर लेते हैं 11 to 18 हर्ट्ज। मींस जो हमारे पास मैक्सिमम हुआ वो हमारे पास ट्रांस पोजीशन हुआ, सिस पोजीशन का हमारे पास कम हर्ट्ज का आता है। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल आता है कि कुछ वैल्यू आती है, सपोज 5.5 पर डबल बॉन्ड की वैल्यू आई है, जैसे कि हमने एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट में भी पढ़ा था, एक क्वेश्चन भी करा था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि हमारे पास इथेन, इथीन, इथाइन 3 थे, तो उनको हमने ऑन द बेसिस ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे डिस्टिंग्विश किया था कि एनाइसोट्रोपिक की वजह से ये सबसे ज्यादा वैल्यू थी, ट्रिपल बॉन्ड की इससे कम वैल्यू थी और सिंगल बॉन्ड की सबसे कम वैल्यू थी, तो हमने 5.5 की वैल्यू लिखी है। बट 5.5 पर हाउ यू कैन नो द आइदर ये सिस फॉर्म में होगा या फिर ट्रांस फॉर्म में होगा, तो साथ में आपको एक मेंशन होगा कि कपलिंग कांस्टेंट हमारे पास, हम सीधा वैल्यू लिखते हैं। सपोज अगर जो कपलिंग कांस्टेंट हुआ 14 हर्ट्ज का कपलिंग कांस्टेंट हुआ, इट मींस ये शो करता है कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आर इन ट्रांसफॉर्म। अगर जो 5.5 या 5.4 पर वैल्यू हुई, कुछ भी वैल्यू होगी, सपोज 5.5 पर भी हम कंसीडर करते हैं ये वैल्यू हुई, तो अगर जो वैल्यू आई हमारे पास 5 हर्ट्ज की, तो हमने बोला कि जो डबल बॉन्ड होगा दैट आर इन सिस पोजीशन। तो यहां से हम इसको सिस और ट्रांस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय द कपलिंग कांस्टेंट। और कपलिंग कांस्टेंट अलग अलग स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन में हमको हेल्प करता है। तो ये तो हुई हमारे पास जहां पर डबल बॉन्ड था, मींस जहां पर हमारे पास कार्बन कार्बन की रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड थी। सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं जहां पर रोटेशन फ्री रहेगी। ये आपने सभी ने पढ़ा होगा, ये फ्रंट कार्बन हुआ, बैक कार्बन ये सर्कल में हुआ। सो वन हाइड्रोजन दीज आर इन, जो ये थे ये एंटी पोजीशन थी, एक हाइड्रोजन ये हुआ, एक हाइड्रोजन ये हुआ, ये हमारे पास गॉच पोजीशन थी। सो हम कपलिंग कांस्टेंट की बात करते हैं। जो एंटी में हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट निकल के आता है दैट इज 5 to 14 हर्ट्ज का हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट निकल के आता है। गॉच में जो ये होगा पास में है, फिर भी बिकॉज ऑफ डाइहाइड्रल एंगल, हम दोबारा बात करते हैं कपलिंग कांस्टेंट को। अगर जो हमको डिफाइन करना है कि किसका कपलिंग कांस्टेंट कम आ रहा है, किसका ज्यादा आ रहा है, तो वो कपलिंग कांस्टेंट आता है डाइहाइड्रल एंगल के बेस पे। तो यहां पर हमारे पास 2 to 5 हर्ट्ज का कपलिंग कांस्टेंट आएगा। तो आप बता सकते हो कि विच वन, जो हाइड्रोजन होंगे एंटी पे होंगे या फिर वो गॉच पोजीशन में होंगे, ये हम बता सकते हैं। सो ये था हमारे पास विसिनल पोजीशन के बीच में। और इसके बाद नेक्स्ट आता है जेमिनल। जेमिनल प्रोटॉन कौन से होंगे? जब हमारे पास फर्दर एक कार्बन होगा, एक कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन होंगे, सो इनकी पोजीशन हमारे पास जेमिनल पोजीशन होंगी। सो इसके कपलिंग कांस्टेंट की हमारे पास बड़ी लंबी रेंज रहती है। ये हमारे पास आता है 0 to 20 हर्ट्ज। जेमिनल अगर जो डबल बॉन्ड में भी हो सकता है, सपोज यहां पे डबल बॉन्ड हुआ, वट एवर जो भी हुआ, अगर जो दोनों हाइड्रोजन जेमिनल पोजीशन में होंगे, सो हमारे पास वैल्यू आती है 0 to 6 और 7 हर्ट्ज।
ही हमारे पास वैल्यू आती है। सो ये वैल्यू थी हमारे पास जेमिनल प्रोटॉन की। जेमिनल प्रोटॉन अगर जो सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ होगा तो हमारे पास 0 to 20 हर्ट्ज होगी, और ये यहां पर जेमिनल की बात करते हैं, जब डबल बॉन्ड के साथ हुआ तो 0 to 6 हर्ट्ज हमारे पास जेमिनल प्रोटॉन हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलाइलिक प्रोटॉन की। एलाइलिक प्रोटॉन हमारे पास क्या हुआ कि डबल बॉन्ड हुआ, ये हमारे पास एलाइलिक हुआ। अब एलाइलिक में हम इसको अगर जो एक्सपेंड करके लिखते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH3, सो इसकी कपलिंग कांस्टेंट की बात करते हैं। ये कपलिंग कांस्टेंट हमारे पास आता है एलाइलिक कपलिंग कांस्टेंट। एलाइलिक प्रोटॉन का जो कपलिंग कांस्टेंट होगा वो आता है हमारे पास 2 to 13 हर्ट्ज। सो 2 to 13 हर्ट्ज हमारे पास एलाइलिक प्रोटॉन का कपलिंग कांस्टेंट आया। एरोमेटिक प्रोटॉन्स, एरोमेटिक में हमारे पास मैं 3 एग्जांपल लिखता हूं एरोमेटिक के। ऑर्थो, अगर जो पोजीशन हाइड्रोजन की हमारे पास मेटा पोजीशन हुई, या फिर हमारे पास हो सकती है पैरा। तो यहां पर हमारे पास मैक्सिमम कपलिंग कांस्टेंट होता है, वो कपलिंग कांस्टेंट आता है हमारे पास 8 to, मैं नीचे लिखता हूं 8 to 10 हर्ट्ज। यहां पर कपलिंग कांस्टेंट आता है 1 to 3 हर्ट्ज, और पैरा का कपलिंग कांस्टेंट हुआ हमारे पास 0 to 1 हर्ट्ज। सो जिसका जितना ज्यादा कपलिंग कांस्टेंट हुआ, सपोज हमारे पास आपके पास एक वैल्यू आती है, वैल्यू बोला कि 7.3 पर एरोमेटिक प्रोटॉन आया। एरोमेटिक प्रोटॉन का कपलिंग कांस्टेंट यहां पर डिफाइन किया कि एरोमेटिक कपलिंग कांस्टेंट था हमारे पास 9 हर्ट्ज का। सो 9 हर्ट्ज हुआ तो डेफिनेटली जो प्रोटॉन आएंगे हमारे पास, वो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे होंगे। ऑर्थो कपलिंग कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है, दूसरे नंबर पे फिर मेटा आता है, फिर सबसे कम हमारे पास पैरा का रहता है। तो इस तरह हम ऑन द बेसिस ऑफ कपलिंग कांस्टेंट कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उनकी पोजीशन क्या है, सिस ट्रांस है, एलाइलिक है, वो ऑर्थो पैरा मेटा वटेवर क्या उसकी पोजीशन रहेगी हाइड्रोजन की, कि वो ऑर्थो में होंगे या मेटा में होंगे या फिर पैरा में होंगे, या फिर वो सिस और ट्रांस की फॉर्म में होंगे। सो यहां पर हम कपलिंग कांस्टेंट के बेस पर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्ट्रक्चर को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो हम एक एग्जांपल लिखते हैं यहां पर सिस और ट्रांस का। यहां पर एग्जांपल की बात करते हैं, सिस और ट्रांस की बात करते हैं। सिस और ट्रांस की बात की हमने। सिस और ट्रांस के केस में हमारे पास वैल्यू यहां पर ये CH हुआ, ये भी CH हुआ, यहां पर हमारे पास डबलेट आ रहा है, इसकी वजह से डबलेट इसकी वजह से आ रहा है, डबलेट इसकी वजह से, डबलेट इसकी वजह से आ रहा है। सो दोनों में डबलेट आएंगे, दो डिफरेंट डबलेट आएंगे, एक ब्रोमीन की वजह से होगा, एक क्लोरीन की वजह से। क्लोरीन का डबलेट ज्यादा डीशील्ड करेगा, और ब्रोमीन के साथ जो डबलेट होगा वो थोड़ा सा शील्डेड रीजन में रहेगा एज कंपेरेटली जो प्रोटॉन Cl के साथ में होगा, क्योंकि ब्रोमीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। चलो हम बात करते हैं इनकी। इनको हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, कौन सा सिस होगा कौन सा ट्रांस होगा। अगर जो कपलिंग कांस्टेंट सिस का, आप याद रखना कि कपलिंग कांस्टेंट हमारा कम रहता है। सो अगर जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 7 to 10 हर्ट्ज आई है, सो वो सिस हुआ। अदरवाइज 11 to 18 कपलिंग कांस्टेंट आया है हर्ट्ज का। 11 to 18 हर्ट्ज कपलिंग कांस्टेंट आता है, सो वो हमारे पास ट्रांस होगा। तो यहां पर हम सिस और ट्रांस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन का पार्ट भी आता है इसका।
आज के लेक्चर में हमने कपलिंग कांस्टेंट पढ़ा है किसके लिए, विसिनल प्रोटॉन्स के लिए। विसिनल प्रोटॉन में हमारे पास एंटी और गॉच फॉर्म थी या फिर हमारे पास सिस और ट्रांस थी। जेमिनल प्रोटॉन की हमने बात की कि एक ही कार्बन पर दो डिफरेंट प्रोटॉन होंगे, इनकी हमने वैल्यू की थी, या फिर वो सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होगा या फिर वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा। एलिलिक प्रोटॉन, इसकी वैल्यू वाइड रेंज थी। फिर हमारे पास आता है एरोमेटिक प्रोटॉन। एरोमेटिक प्रोटॉन में हमने बोला कि ऑर्थो, मेटा, पैरा हमारे पास था। ऑर्थो की सबसे ज्यादा कपलिंग कांस्टेंट थी, देन फिर उससे कम तक मेटा, और फिर सबसे कम था हमारे पास जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, पैरा। हमारा यहां पर कपलिंग कांस्टेंट का टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।